प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर यानी कि बीएससी सिक्स्थ सेम की न्यूक्लियर फिजिक्स। और आजकल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज जैसे न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट वगैरह इस तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें हम न्यूक्लियस की एक अहम प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करेंगे। और इसे बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में और आपके जो रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि ये हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और साथ में देखेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस का भी जिक्र करेंगे। हम समझेंगे उनके बारे में एक एक करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, आपको पता होगा लोअर क्लासेस में हमने आपको बताया था उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, यानी कि न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इन्हें दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए, ये न्यूक्लियॉन प्रोटॉन इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दीज न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर बाय एन स्पेशल टाइप ऑफ द इंटरेक्शन और फोर्स विच इज शॉर्ट रेंज एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। आप इसको यहीं से शुरुआत करेंगे। ये देखिए कि इन न्यूक्लियस the nucleons are bound together by an short range, by a short range strongly attractive force called न्यूक्लियर फोर्स। ये बाउंड है। अब सवाल ये होता है, ये देखिए, अब अगर हम इन न्यूक्लियॉन्स को जो न्यूक्लियस के अंदर है, इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहें, इसे डिकम्पोज करना चाहें, इसका मतलब ये है कि इन न्यूक्लियॉन्स को हम अलग अलग करना चाहेंगे। तो जैसे ही हम इनको अलग करेंगे तो इतना आसान है नहीं। ये देखिए, इनको अगर हम अलग करना चाहते हैं इन न्यूक्लियॉन्स को, तो क्योंकि ये तो बाउंड है तो हमें कुछ एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी कि इनको बिल्कुल सेपरेट कर दे, ताकि दोबारा से कलेक्ट ना हो सके, इतनी डिस्टेंस पर लेके चले जाएं हम इनको। उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी कि अब आगे मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मोटे तौर पर अगर आप हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी कि इन ऑर्डर टू डिकम्पोज का मतलब आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियस को तोड़ना। डिकम्पोज ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, मतलब जिन न्यूक्लियॉन से ये न्यूक्लियस बनी है इनको हम अलग अलग कर दें, यानी कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक कर दें। सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं टूटेगी ये, इसको तोड़ने में हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये देखिए, सम एनर्जी इज यूज्ड, सम क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। This
एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि इन न्यूक्लियॉन्स को जो एनर्जी बाउंड किए हुए है उसी एनर्जी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जैसा कि नाम भी है। या दो ही वही बात है कि इस न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने में, अलग अलग करने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? भाई उतनी ही तो लगानी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो बाउंड है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक बात तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। अच्छा, एक और बात प्यारे बच्चों, यहां आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, अगर हम इनका मास अलग अलग देख लें, भाई कितना मास है जिससे ये न्यूक्लियस बनी, ये तो मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग होते हैं, बट एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो इस न्यूक्लियस जिससे बनी है उसके बराबर ही होना चाहिए ना। ये क्योंकि जब इनको हम अगर अलग अलग इनका मास लेकर के और फिर एक साथ इकट्ठा मास लें तो बराबर होना चाहिए। ये है न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों, ये देखने में आया कि ये जो न्यूक्लियॉन्स का मास है ये हमेशा न्यूक्लियस के मास से ज्यादा रहता है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है न्यूक्लियस से। इन दोनों के मास में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये देखिए, मैं जो यहाँ लिख देता हूँ, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि जब अपने हाथ से हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है और एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सीधा है कि डिस्कस द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, और इसके जो डिफरेंट जो और क्वेश्चंस बनते हैं जो धीरे धीरे हम जैसे जैसे लेक्चर आके बढ़ाएंगे आपको उन क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी नोट्स बिल्कुल इसी फॉर्मेट में चाहिए, मेरी हैंड राइटिंग में चाहिए, तो आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पूरे सिलेबस की जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए, जो मैं बात अब कह रहा हूँ कि द मास ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज, इनका जो मास है ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन the mass of nucleus. न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा। दिस डिफरेंस इन द masses of the nucleons and the nucleus is called mass defect. This difference in mass is called, सीधा ही आप लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट। प्यारे बच्चों, जिसे हम आगे चल के डेल्टा एम से लिखेंगे। अब बात और कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये जो मास डिफेक्ट है, इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे E बराबर mc², जो आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था उसके मुताबिक इस मास डिफेक्ट को अगर हम c² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, और वही एनर्जी जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू mass defect is called nuclear binding energy. अब प्यारे बच्चों, हम यही देखेंगे कि भाई न्यूक्लियॉन्स का मास कितना है,
जिससे ये न्यूक्लियस बनी है, न्यूक्लियस का मास कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो हम निकाल लेंगे और उसको फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। चलिए देखते हैं। लेट Mp इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये मान लेते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास जो है वो मान लेते हैं ये, और इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं Mn। व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। चलिए एक और बात मान लेते हैं यहाँ पर, Z क्या है? Z है कि कितने प्रोटॉन हैं जिन्हें हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं उस न्यूक्लियस का, यानी कि एटॉमिक नंबर कह दीजिए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ये भी हमें पता चल गया। और एक ये देखिए बेटे, n को हम क्या ले रहे हैं, इट इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो a होता है एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू a माइनस जेड। ये क्या है, इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। हम इसी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं, ये तो इनका हमने अलग अलग मास देख लिया कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, कितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या देख ली, लेकिन एक न्यूक्लियस का मास कितना है हम वो भी देख लेते हैं। ये Mn, ये क्या है, इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मेरा बच्चों न्यूक्लियस का मास हो गया है। अब हम ये देखिए, मुझे एक बात बता सकते हैं कि नाउ द मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसे हम डेल्टा M से लिखते हैं और ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स का मास कितना है। यहाँ से हमें पता चलता है डेल्टा, पहले न्यूक्लियॉन्स का मास देख लेते हैं। देखिए कितने प्रोटॉन हैं, Z, इतने प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का मास कितना है, Mp, तो प्रोटॉन्स का कुल मास कितना हो जाएगा, इतना। ये तो प्रोटॉन्स का मास हो गया है, जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है उन सब का मास। और ये देखिए कितने न्यूट्रॉन है, a माइनस जेड, और आप कह सकते हैं n, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, Mn, तो ये क्या हो गया, ये टोटल जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास इतना आ गया है, और न्यूक्लियस का मास कितना माना हमने, Mn, तो इसमें से हम Mn सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आप देखिए ये जो अब हमारे पास आ गया है, दिस इज द मास डिफेक्ट। इसे किसी भी फॉर्मेट में आप बदल सकते हैं, मास नंबर की फॉर्म में। आप चाहें तो यहाँ प्रोटॉन का मास भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम मास की फॉर्म में लेते हैं तो ये मास डिफेक्ट आ गया है कि न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस है वो ये है। लेकिन हमने आपको यहाँ बताया था कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इस मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें, किसके तहत, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से, तो वो कहलाएगी एनर्जी, और उसे हम यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इस न्यूक्लियस की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि नाउ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट कितनी होगी, और आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये कितनी होगी वो देखिए। इस मास डिफेक्ट को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और ये किसके तहत आएगा, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, प्यारे बच्चों इसे हम EB से लिख लेते हैं एंड इट इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि मास डिफेक्ट को अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए, तो वो कहलाती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।
अब डेल्टा एम की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, जिसे हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये देखिए जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, और ये तो हमारा मास डिफेक्ट है, और एम एन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी स्क्वेयर से। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में आप बदल सकते हैं, जूल में ले सकते हैं या एटॉमिक मास यूनिट में ले सकते हैं, मास को, एनर्जी को, एक ही बात है। अब बात करते हैं कि ये तो हुई कि किसी न्यूक्लियस में से इन सभी न्यूक्लियॉन्स को निकालने में, उनको अलग अलग करने में, या उस न्यूक्लियस को तोड़ने में, एक तरह से डिकम्पोज करने में हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने में एनर्जी लगती वो है। लेकिन अगर हम देखें कि एक न्यूक्लियन को निकालने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि अब जो हम बात कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और वन न्यूक्लियन, ये तो एक सारे न्यूक्लियंस को अलग अलग करने में या एक पूरी न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी वो होती है। एक न्यूक्लियन को निकालने में कितने न्यूक्लियन है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर ए है जो उसका मास नंबर है, तो हम इसको मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। यानी कि द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे निकालते हैं जैसे ए बी डिवाइडेड बाई ए एंड इट इज इक्वल, तो देखो जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी उसको उसके मास नंबर से डिवाइड कर दें। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारी, इसको मास नंबर से, तो वो आ जाएगी हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 1 बाई ए इंटू, ये देखिए ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस एम एन और इंटू सी स्क्वायर। ये दिस इज द एक्सप्रेशन और फार्मूला फॉर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बात प्यारे बच्चों ये आती है कि जितनी भी न्यूक्लियन है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, यूरेनियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्या उन सब की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है? ऐसा नहीं है। सबकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो टाइटली बाउंड होती हैं, जबकि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो लाइटली बाउंड होती हैं। तो उनको डिकम्पोज करने में भी हमें अलग अलग एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियाई हैं, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती है। अब हम अगर ऐसा करें कि एक एक्सिस के ऊपर तो हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले लें और दूसरे एक्सिस पर हम उस न्यूक्लियाई का मास नंबर लिख लें, तो एक ग्राफ खींच देते हैं और उस ग्राफ को हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। यानी कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कर्व का सीधा मतलब है एक ग्राफ, और जैसा कि मैंने बताया था उसी तरीके से एक ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, जिसको हम ए से लिखते हैं, इज कॉल्ड
एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। द नेचर ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्यारे बच्चों किस तरह का आता है। अगर हम सभी न्यूक्लियस का अलग अलग हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सभी का मास नंबर हमें पता ही होता है, तो इनके बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आता है, जिसे हम कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। इस एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसे हम लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इस एक्सिस पर हम लेंगे मास नंबर जिसे हम ए से लिखते हैं, ये देखिए। और कर्व कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये 20, क्योंकि ये जो कर्व है इसको आप स्केल नहीं समझेंगे, क्योंकि डिफरेंस इस एक्सिस पर हम सभी न्यूक्लियस को लेंगे, इसलिए इसको बिल्कुल ये ना देखें कि सर ये 20 है तो ये 20 आगे कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से आप इसको कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, जो हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आती है उसका कर्व की जो नेचर होती है वो कैसी आती है वो देख लीजिए। मेरे साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें और इस कर्व को भी समझने की कोशिश करें कि किस टाइप का कर्व आता है वो देखिए। ये 120 के लिए है, जो ग्राफ हमारा आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। और आप देखिए कि ये जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है ये लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ये 56 जो आयरन है उसके लिए है। और ये पीक है, इससे ज़्यादा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी के नहीं होती, ये लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। और इस तरीके से 92 × 35 समझ लीजिए 180 के बाद 235, 236, 92 × 35 वगैरह, उसके लिए ये लगभग कितनी आ जाती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक देखने की बात होती है कि ये डिफरेंट न्यूक्लियाइज हैं जिनका मास नंबर ले रहे हैं। जैसे ये है, ये 1H1 यानी कि प्रोटॉन के लिए, हाइड्रोजन के लिए है, ये 1H2 के लिए है, और ये 2 हीलियम 4 के लिए है। ये कर्व जो आ रहा है ये, फिर ये जो ऊपर आप पीक देख रहे हो ये हो जाएगा 4 बेरिलियम 8 के लिए है। ये वाली पीक जो है नीचे 3 हो जाएगा, 3 लिथियम। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये फिर 5 और ये 6 के लिए, 6 कार्बन 12 के लिए है, 6 कार्बन 12 के लिए है। फिर ये नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, और ये फिर 8 ऑक्सीजन 16 के लिए हो जाएगा। और भी पीक्स यहाँ पर आ सकती हैं। आप देखेंगे ये जो पीक है ये 10 नील 20 के लिए है, और ये फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, ये यहाँ पर 7 नाइट्रोजन के लिए है। यानी कि कुछ कर्व इस तरह का आता है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व की नेचर क्या होती है। द नेचर ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज एज शोन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख दें। समझ में तो आप आ गए, आपने समझ तो लिया है इसको, लेकिन इसके बारे में आप लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। कई बार सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, प्लॉट इट फॉर द डिफरेंट न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी ड्रॉ फ्रॉम दीज पॉइंट्स। या ये पॉइंट जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये कौन से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो हमें बतलाता है। यानी कि हम यहाँ यही लिखेंगे कि फ्रॉम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी नोट दैट, हमें कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स पता चल रहा है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ऊपर की तरफ प्लस है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और नीचे की तरफ माइनस है। लेकिन हम देख रहे हैं सबकी जितने भी न्यूक्लियाइज हैं
उन सब की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी लगी है, एनर्जी डिसअपीयर हुई है, और जब हम उस न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहला ही पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाइज इज पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब यही है कि एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म द न्यूक्लियाइज। इन न्यूक्लियस को बनने में एनर्जी लगी है, एनर्जी डिसअपीयर हुई है, दैट इज द एनर्जी इज यूज्ड और डिसअपीयर इन फॉर्मिंग न्यूक्लियस। अच्छा, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, बाद में हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, जैसे प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है ना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई सच एज, कौन कौन सी लाइट न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं? सच एज 1H1, 1H2 एक्सेट्रा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम है। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कम है, इससे क्या हो सकता है। खैर, आगे देख रहे हैं, जब मास नंबर 20 से कम रहता है तो वहाँ पर ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है ये पीक शो कर रहा है। यानी कि थर्ड पॉइंट हम यही लिख लेंगे, फॉर न्यूक्लियाई ए इज लेस देन 20 और 28 एक्सेट्रा। आप देख रहे हैं ये काफ़ी कम है, और भी हो सकती है। 20 से नीचे जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसमें हमें कुछ पीक्स नज़र आती हैं। पीक का मतलब होता है, जैसे हीलियम के लिए देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाली पीक आ गई है। बेरिलियम के लिए एक, फिर ये कार्बन के लिए है, फिर ये ऑक्सीजन के लिए है, ये अब यहाँ से नियोन के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये पीक किन के लिए है? अगर हम एक तरीके से देखें तो एक सिमेट्री आपको नज़र आ रही है कि इनका मास नंबर 20 से नीचे है, साथ में सभी में, हीलियम में, बेरिलियम में, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सब में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। ये देखिए, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं, 4 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन। यही पीक शो कर रही हैं। और जब ये पीक का मतलब आप और भी समझ लीजिए कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा यूनियन स्ट्रेंथ कहते हैं ना, जो जितना ताकतवर है आपस में, जिस यूनियन में ज़्यादा गठबंधन है, ज़्यादा स्ट्रोंगली बाउंड हैं, जिस परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही उसको अलग करने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जिन न्यूक्लियॉन्स की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। ज़्यादा स्ट्रोंग का मतलब सीधा हुआ वो ज़्यादा स्टेबल भी हैं, बजाय उनके कंपेरेटिवली जो उसके आसपास में हैं, जिनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है। देखिए यहीं देख लीजिए, ये 6 कार्बन 12 है, ये नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन ये ज़्यादा स्ट्रोंग है, ज़्यादा स्टेबल हैं बजाय नाइट्रोजन के, क्योंकि ये नाइट्रोजन नीचे है। ये देखिए 7 नाइट्रोजन 14 ये है। तो ये पॉइंट अब आपको समझ गया, मैं वो यही लिखने जा रहा हूँ कि फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 20 the average binding energy curve, average binding energy curve shows peaks। और ये किन के लिए? for some nuclei,
न्यूक्लियाई सच एज कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए, सच एज हीलियम, 2 हीलियम 4, 4 बेरिलियम 8, 6 कार्बन 12, 8 ऑक्सीजन 16 एक्सेट्रा, और भी हैं। और ये भी मैं आपको इसे बता देता हूँ कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये पीक्स क्या इंडिकेट कर रही हैं? दीज पीक्स इंडिकेट्स दैट दीज न्यूक्लियाइज आर मोर स्टेबल और more tightly bound than their neighboring nuclei. This indicate that these nuclei are more stable than their neighboring नाइबरिंग न्यूक्लियाई। जैसे कि ये ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। प्यारे बच्चों, ये नोट्स आप बना रहे होंगे, बीच बीच में देखिए आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि क्योंकि अब मैं इनको रब करूँगा, इनके दूसरे पॉइंट हमें डिस्कस करने होते हैं और लिखने होते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम डिस्कस कर रहे हैं इसके दूसरे और न्यूक्लियाई 20 to 180 तक हम कह सकते हैं, ये 180 का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का पर न्यूक्लियन है फॉर न्यूक्लियाई हैविंग विद मास नंबर ए 20 to 180, ये समझ लीजिए। दी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। देखिए कुछ की थोड़ी ज़्यादा है और कुछ की कुछ कम है। ये लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो कुछ की ज़्यादा है। हाउएवर देखिए आयरन 56 की सबसे ज़्यादा 8.8 हो जाती है और 180 तक किसी की कुछ कम भी होगी, लेकिन एवरेज जो है ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 20 to 180 के बीच में। The average binding energy per nucleon is almost constant। ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह रहा हूँ, बराबर नहीं कह रहा हूँ। एंड फॉर आयरन 56 इसके लिए देखिए इट इज मैक्सिमम। ये कितनी है? मैक्सिमम है। और आप देख रहे हैं मैक्सिमम दैट इज कितनी है ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई, ये न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 to 180 है ये ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल है। इट indicates that these nuclei are almost, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन है ही ना, जैसे किसी की 8.8 है तो किसी की 8.4 भी होगी, 8.3 भी होगी। These nuclei are almost equally stable। ये पॉइंट हमें पता चल गया। प्यारे बच्चों, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मास नंबर 20 से ज़्यादा जाता है या तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो रैपिडली डिक्रीज करने लगती है। क्यों करती है उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी कि फॉर न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 120 या 180 कह सकते हैं, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स रैपिडली डिक्रीजेस।
इसके जैसे ही हम बाद में थोड़ा आगे जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी तेजी से कम होने लगती है, रैपिडली डिक्रीजेस एंड बिकम्स, आप देखिए कम होते होते बिकम 7.6, ये देखिए ये किसके लिए है, यूरेनियम 235 to 36, एंड बिकम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम, ये यूरेनियम के लिए इतनी हो जाती है। अब सवाल होता है कि ये कम क्यों हो रही है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और जब तक इनकी दोनों की वैल्यू जो हो जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या है वो लगभग बराबर होती है, तो वो स्टेबल होती हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करते हैं। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ने लगता है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो भी बढ़ने लगता है। उसी की वजह से जो वो है, जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज करने लगती है, और उसकी जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ repulsion between protons as their number increases with mass number। यहाँ जब 120 से ऊपर जब मास नंबर बढ़ने लगता है न्यूक्लियस का, तो फिर उनमें प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वो बढ़ता है, और जिसकी वजह से उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होने लग जाती है, और वो न्यूक्लियस थोड़ी कम स्टेबल हो जाती है। ये तो हमने यूरेनियम तक 92 to 35 की बात की। लेकिन अब जरा सोचिए कि उन न्यूक्लियस का क्या होगा जिनका मास नंबर यूरेनियम के मास नंबर से ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होगा कि उसमें तो प्रोटॉनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है जो प्रोटॉन्स के बीच में, वो बहुत अधिक हो जाएगा, और फिर तो वो न्यूक्लियाई अपने आप ही डिसइंटीग्रेट करने लगती है, अपने आप ही टूटने लग जाती है, उसका डिके अपने आप ही होने लग जाता है, और वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन जाता है, जिनमें से अपने आप ही न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन हो जाती है, या उसमें से न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाहर आने लग जाते हैं। तो चलिए उस पॉइंट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। फोर न्यूक्लियाई हेवियर देन जिनका मास नंबर 235 से हैवी है, the number of protons becomes very large and electrostatic force of repulsion among the protons becomes very large. Due to that, these nuclei become unstable and decompose by itself by the radioactive rays, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी कि मैं ये लिख रहा हूँ, the nuclei becomes unstable, ये अनस्टेबल हो जाती हैं because the number of protons increases and also electrostatic force of repulsion बिटवीन देम, उनके बीच में जो प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं तो उनके बीच में रिपल्सन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गई है। एंड
अनस्टेबल होने का मतलब है अपने आप ही उनमें से कुछ रेडिएशंस, जिनको हम चल के रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं, हालांकि वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स आप कहते हैं। दैट इज़, हम यही बात कहेंगे यहाँ पर, जिनको हम रेडियो एक्टिविटी को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज़ द सब्सटेंस बिकम्स, वो न्यूक्लियाइज क्या बन जाती हैं, सब्सटेंस बिकम्स रेडियो एक्टिव होते हैं एंड द रेडियो एक्टिव रेज रिमूव्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियाइज बाय इटसेल्फ। इसके आगे ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ये तो जान गए हैं कि भाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देख लिए हैं। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो एवरेज बाइंडिंग कर्व है, क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और इम्पोर्टेंस ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात तो हमें एक बात पता चल रही है कि जितनी भी न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर चाहे कुछ भी है, सबकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बने में कुछ एनर्जी डिसअपीयर हुई है, कुछ एनर्जी यूज हुई है। इसका मतलब ये निकला कि जब न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई उस समय एनर्जी यूज हुई है यहाँ पर, क्योंकि अब हम अगर इस न्यूक्लियस को ब्रेकअप करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो इससे एनर्जी इवोल्व होती है। यानी कि पहली इंपॉर्टेंस तो हमें यही पता चलती है कि एवरेज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाइन इज पॉजिटिव फॉर ऑल न्यूक्लियाई, चाहे मास नंबर कुछ ना हो, टू ऑल न्यूक्लियाई। इट मीन्स दैट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियाई। दूसरी प्यारे बच्चों, अब हम जो यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ लाइट न्यूक्लियाइज हैं, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियाइज हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। और आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कुछ छोटी ग्रुप्स होते हैं, अगर हम इलेक्शन में पार्टी की बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, बना रखे हैं, तो वो उनमें मेंबर्स कम होते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो उनकी कोशिश क्या रहती है कि हम एक बड़ी पार्टी बना लें, बड़ा ग्रुप बना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रुप बड़ा होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। और यही कारण है कि प्यारे बच्चों कि जब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लॉट हुई थी उसी समय एक भविष्यवाणी कर दी गई थी न्यूक्लियर फ्यूजन की और न्यूक्लियर फिशन की। यानी कि आप देख रहे हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी for some light nuclei such as the proton, deuteron, etc. is very small. It means that these nuclei can be combined to form a heavy nuclei in order to gain this stability. प्यारे बच्चों, इस दुनिया में प्रत्येक जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी गेन हो, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा आगे चल के हम लोग देश समाज के लिए कुछ कर सकें और अपने लिए भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और पढ़ाई और काम करने से हमें वो स्टेबिलिटी मिलती है। और यहाँ पर ये दो जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं ये कंबाइन हो सकती हैं और हैवी न्यूक्लियाई बन जाती हैं। 2 हीलियम 4 वगैरह ये भी कंबाइन होकर के अपर जो हैवी न्यूक्लियाई है वो बना सकती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, in which the 2 or more light nuclei combine to form a heavy nuclei। और प्यारे बच्चों, एक और बात है, ये देखिए कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, जैसे जिनका मास नंबर यूरेनियम से ज़्यादा है, 92 × 35 से ज़्यादा है, यानी कि दोज न्यूक्लियाई विच आर हैवियर देन द यूरेनियम। जब बहुत बड़ी न्यूक्लियाई हो जाती है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ जाता है और वो अनस्टेबल हो जाती है। अब अनस्टेबल तो कोई होना नहीं चाहता, इसलिए जो न्यूक्लियाई हैवियर देन 92 × 35 हैं,
जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये क्या करती हैं या जिनका मास नंबर लगभग थोड़ा ज़्यादा है वो ब्रेक हो जाती हैं और उन न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाती हैं जो कि स्टेबल हैं, जो 20 to 180 के बीच में जिनका जो मास नंबर आता है उनमें टूट जाती हैं बाई प्रोड्यूसिंग और बाई इवोल्विंग द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को आप जानते हैं क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन में कोई पार्टी एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आती है तो सब लोग कह देते हैं कि ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं और उन सभी मेंबर्स को पूरा वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, सबको संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटी पार्टियां बना सकते हैं आगे चल के, ताकि उनकी इम्पोर्टेंस बने, स्टेबिलिटी बढ़े। और यही बात यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर सम लाइट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड सो दीज न्यूक्लियस कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और आगे चल के ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है यही हाइड्रोजन बम का बेसिक प्रिंसिपल बन जाता है। और यहाँ पर देखिए, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सम हैवी न्यूक्लियस इज आल्सो वेरी स्मॉल in comparison to other nuclei, and so we can say these heavy nuclei can be split up or break up into some light nuclei to gain stability or to increase the average binding energy, and this process is called nuclear fission and which becomes the principle of atom bomb। आगे चल के देखिए, और ये तो जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लॉट किया था उसी समय प्रोडिक्शन की थी। जैसे ना जब कोई सरकार बनती है उसी समय भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ये सरकार ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है, आगे चल के ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कैसे होगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये भी होता है कि जो छोटे छोटे दल हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये आपस में कंबाइन करके एक थोड़ा रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियस बना सकते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बन सके। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इम्पोर्टेंस की भाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कई बार इस पर एक क्वेश्चन पूछ लें तो आपको ये तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। इसमें एक टर्म हम और पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इससे जुड़ी हुई चीज़ है। उसमें हम बात करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और इसे हम मैट्रिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है पहले हम वो देखेंगे, और ये जो हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसका उससे क्या लिंक है, किस तरह से इन दोनों का आपस में संबंध है वो देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, हम 2 बातें जानते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है तो एक होता है उसका एक्चुअल मास जिसको हम m से लिखते हैं, जिसे मेजर्ड मास भी कहते हैं, और ये m है मान लो, और एक होता है मास नंबर। लेकिन ये दोनों जो हैं बराबर नहीं होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ना इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट पर मास नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो वही बात अब हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि द मेजर्ड मास और यू कैन से द एक्चुअल मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, is not equal to the mass number, मास नंबर के बराबर नहीं होता। हम सभी जानते हैं, देखिए, 4 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 20 से नीचे है, और एंड आप ये देख सकते हैं कि 4 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 180। अगर ऐसा है तो जो मास होता है, जो मेजर्ड मास होता है, जो हम एक्चुअल मास कर रहे हैं, m इज ग्रेटर देन, ज़्यादा होता है, यानी कि मेजर्ड मास
is slightly greater than the mass number of that element. And for nuclei 20 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, यानी 20 और 180 के बीच में, ये देखने में आया है कि जो मेजर्ड मास है दैट विल रिमेन लेसर देन, स्लाइटली लेसर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग मास नंबर्स। ये देख लीजिए, ये हमने इनमें देखा है। अब इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड मास एंड मास नंबर इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ये देखिए पहले, और मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। तो वो कितना आता है वो देख लेते हैं। m इज इक्वल टू m माइनस ए, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि वेयर m क्या है, m इज द मेजर्ड मास, और यू कैन से एक्चुअल मास उस एलिमेंट का, और ए क्या है, मास नंबर। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हुआ मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर या फिर रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट एंड द मास नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द मास डिफेक्ट and the mass number is called packing fraction, and it is denoted by f। इसको हम f से लिखते हैं, यानी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा m डिवाइडेड बाई ए। इन दोनों का रेशियो को ही तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ से ये भी देख रहे हो m माइनस ए बाई ए, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू m बाई ए माइनस 1। ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हमारा बन गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं। फॉर न्यूक्लियाई, ये देखिए, जिनमें m इज इक्वल टू ए, जिसका मास नंबर और मेजर मास दोनों बराबर हैं, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन विल कम्स आउट टू बी 0। ये 0 होता है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। फॉर न्यूक्लियाई हैविंग a इज लेस देन 20, जैसा मैंने आपको बताया था, जिनका मास नंबर 20 से कम है, एंड a इज ग्रेटर देन 180 या 180 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग देखते थे कि जो m है दैट विल बी ग्रेटर देन a, मास नंबर से ज़्यादा है। अगर ऐसे उसमें m a से ज़्यादा है तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, देन फिर तो स्पष्ट है कि जो हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है दैट विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा, कारण है कि ये फैक्टर ज़्यादा और ये कम, तो ये एक जो है पॉजिटिव राशि आएगी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन फॉर न्यूक्लियाई, ये देखिए, फॉर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर आप देखिए कि एफ जो मास नंबर है, आप कह सकते हैं कि ए जो है 20 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, उनके लिए m जो है लेस देन a, जो एक्चुअल मास होता है दैट इज लेसर देन दी मास नंबर। और ऐसे केसेस में देखिए क्या होता है कि ये कम है तो ये राशि 1 से कम आ जाएगी, तो उस केस में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम एक तरफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ले लें और दूसरी तरफ मास नंबर ले लें, तो फिर जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, जिसे हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व कहेंगे। ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व, और मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया द ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन एंड द मास नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व। द नेचर ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज एज शोन। यहाँ से देखिए
जो कर्व आता है इसके कोरस्पॉन्डिंग ही मैं बना लेता हूँ, जिससे हम इनको आगे चल के कंपेयर करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ये देखिए, इधर हम ले रहे हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम F से लिख रहे हैं। और ये देखिए, ये एक लाइन हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। ये मान लो 0 है, और ये 0, ये 20, और ये 180 समझ लीजिए, और ये है ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ये देखिए, ये 20 के लिए 0 है, यहाँ नीचे नेगेटिव, और इधर हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ऐसे आप ले सकते हैं। और ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, आप देखिए। ऐसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए दिस इज दी, इधर हम मास नंबर ले रहे हैं। द नेचर ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व इज एज शोन। यहाँ से 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट, वी नोट दैट नंबर 1 कि जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का जो वेरिएशन है विद द मास नंबर, वो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक है। यानी कि द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन विद द मास नंबर इज सिस्टमेटिक। द वेरिएशन ऑफ F with A is systematic। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों देखिए, ये कर्व कुछ इस तरह का है, और ये इससे बिल्कुल उल्टा इस तरह से है। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है और जो हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व है, वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कर्व इज कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब है ना, कंप्लीमेंट्री ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है हमारा, उसका जस्ट ये कंप्लीमेंट्री है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, होना भी था, क्योंकि आज हम जानना चाहते थे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कंप्लीट स्टडी, कि चाहे कोई भी क्वेश्चन बने इससे रिलेटेड, कि बाइंडिंग, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड पैकिंग फ्रैक्शंस, और सब इसके छोटे मोटे जो रीजनिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि इन कुछ भी इसके बारे में जो फिशन फ्यूजन को एक्सप्लेन करता हों और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हों, ये सारी बातें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? हम आपको बता रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस इन दोनों ही हमारे जो चैनल हैं, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाय आईसी सर, इन दोनों चैनल्स पर पूरा सिलेबस अलोंग विद दी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। बस आपको इतना करना है कि सभी वीडियोज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखें, अपनी नोट्स बनाइए। अगर फिर भी आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में वो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। बस आपको क्या करना है, एक तो पढ़ाई करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से अपनी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उनके क्वेश्चंस का चुनाव करना है। हम भी इनके ऊपर जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें। और साथ में प्यारे बच्चों, एक काम तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। कई बार आप लेट हो जाते हैं उस काम में कि आपने चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं इसको प्रेस किया है। तो ये दोनों काम आप कर लीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, तो इसे आप आगे भी शेयर करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वही प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पर, जिसमें हम पेरिटी और स्टैटिक्स ऑफ द न्यूक्लियाई की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव मैकेनिक्स पर आधारित है वो, हम उसको भी यहाँ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी आर्टिकल में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने इस चैनल को, आज के इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा है,
सब्सक्राइब या फिर शेयर किया है या किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।